नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश में बढ़ते कोरोना को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना के बढ़ते खतरे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर 12:30 बजे चर्चा करेंगे। देश भर में वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू होने के बाद कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ ये प्रधानमंत्री की पहली बैठक है। ये बैठक इसलिए अहम हो गई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हर दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा, जी हां, 20,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य की कोरोना स्थिति की रिपोर्ट लेकर शामिल होंगे, जिसके आधार पर केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए आगे की रणनीति तय करेगी। कोरोना के संकट के अलावा पीएम मोदी देश भर में चलाए जा रहे कोरोना का टीका लगाने के अभियान पर भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। दवाई है तो ढिलाई नहीं, दवाई है और कड़ाई है, दोनों, और अपने पालन करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने बैठक जो कल मुख्यमंत्रियों की बुलाई है उसमें हर एक प्रकार के लोगों के साथ बातचीत होकर के आगे का हम तय करेंगे कि रणनीति प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार से हम सचेत होकर, जागरूक होकर के, सावधानी बरतते हुए किसी प्रकार की ढिलाई ना हो, और उसके लिए हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से सुझाव लेंगे। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। मुंबई से पारस दामा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। नागपुर से तुषार कोहले हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से चंदन जजवाड़े हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ मौजूद है। जयपुर से भवानी सिंह हमारे साथ हैं और पटना से चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन, किस तरीके की तैयारी आज के दिन के लिए है और किस तरीके से रिपोर्ट राज्य सरकार सौंपने वाले हैं और केंद्र सरकार किस तरीके से एक्शन ले सकती है? देखिए अर्पिता, अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से रेलवे स्टेशनों पर अलग अलग जगहों पर बूथ लगाए जाते हैं। फिलहाल जो है दिल्ली सरकार के जो मेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पहुंचे नहीं है, लेकिन जो पैसेंजर महाराष्ट्र से आते हैं या केरला से आते हैं, खास करके उन ट्रेनों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और लोगों की रैंडम जांच की जाती है। उन लोगों की जांच रिपोर्ट सरकार को भी भेजी जाती है, साथ ही साथ जो लोग टेस्ट कराते हैं उनको भी रिपोर्ट दी जाती है। इसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि वो ये है कि लोगों की पहचान हो पाती है कि कोरोना से इन्फेक्टेड कोई पेशेंट तो ट्रेन से ट्रेवल करके नहीं आ रहा है। ये तमाम जानकारियां जो है ये तमाम जानकारियां जो है राज्य सरकार को भेजी जाती है और यहाँ पर बूथ लगाया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कमर्शियल के स्टाफ रेलवे के बैठे हुए हैं वो हर एक पैसेंजर जो कि प्लेटफॉर्म पर एंट्री करता है उसके वैलिड टिकट की जांच करते हैं ताकि वेटिंग लिस्ट के ज्यादा पैसेंजर अंदर ना जा सके। वैलिड टिकट के साथ ही अंदर जाएं, प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना लगे। रेलवे की तरफ से ये तैयारी है। दूसरी तरफ बात करें तो रेलवे स्टेशन प्रीमाइसेस में जीआरपी हो या आरपीएफ हो, तमाम लोग बार बार लोगों को ये आगाह करते हैं कि वो मास्क लगा करके रहें और कोरोना से बचने के लिए सारी सावधानी बरतें। जिस तरह से कई राज्यों में कोरोना एक बार फिर से फैला है तो लोगों में डर जरूर है। इसके लिए रेलवे ने भी अपनी तरफ से काफी ज्यादा स्टेप उठाए और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कड़ाई कर दी है रेलवे ने अपने स्टेशनों पर। बिल्कुल, रहिए जरा सा। देखिए, कोरोना के हालात सबसे ज्यादा अगर कहीं बेकाबू हुए तो वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में करीब 18,000 कोरोना केस सामने आए, जबकि 87 लोगों की मौत हुई। नागपुर में एक दिन में, जी हां, अगर एक दिन में बात करें तो 2500 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और इस बीमारी से 18 लोगों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में भी कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर करीब 2000 के पास पहुंच गया, जिसे देखते हुए बीएमसी ने 50% छात्रों के स्कूल आने के नियम को आज से अगले आदेश तक खत्म कर दिया है। इसके अलावा सभी टीचरों को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की मदद से घर से ही क्लास लेने के लिए कहा गया है। पारस भी हमारे साथ मौजूद है और पारस, देखिए, वो तमाम कदम मुंबई में उठाए जा रहे हैं, जरा उन कदमों के बारे में बताइएगा और जो जागरूकता मेन तौर पर कही जा रही है कि भाई जागरूक हो, लोग क्या जागरूक दिख रहे हैं? अर्पिता, सबसे पहली बात, जो सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जो कड़ाई बढ़ाई गई है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह हम पिछले न्यूज़ 18 इंडिया 3 दिन से दादर की सब्जी मंडी का हाल दिखा रहा है आपको, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह जो लोग हैं वो बेफिक्र घूम रहे थे। आप अभी भी देख सकते हैं, ये भीड़ जो है यहाँ पे आती रहती है, भीड़ बढ़ती रहती है। कुछ लोग जो हैं वो मास्क लगाने तक के, दादा आपने मास्क क्यों नहीं लगाया था? भूल गया थोड़ा सा। मास्क क्यों नहीं लगाया था?
ये देखिए, इस तरीके से जब पूछा जाता है उनको कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया था, वो पीछे हट जाते हैं, कैमरा देखते ही जो है वो मास्क लगाते हैं, और उसके बाद जो है जब उनसे पूछा जाता है वो पीछे हट जाते हैं। इसी तरीके की बेफिक्री की वजह से जो है महाराष्ट्र सरकार जो है विचार विमर्श करने पर मजबूर हो गई कि फिर से जो चीज़ें हैं, फिर से जो कड़ाइयाँ हैं रूल्स की, वो वापस लानी चाहिए। इसी के मद्देनज़र जो है बहुत स्कूल्स में जो है वो 50% की जो अटेंडेंस लगाना ज़रूरी था वो बदल के फिर कह दिया गया है। साथ ही साथ सिनेमा हॉल्स, जिम्स और ऐसी सारी जगह पे जो है वो 50% तक जो है लोगों को अलाउ किया गया है। ये कड़ाई लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं, और लोग जब नहीं समझेंगे, जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, हम देख सकते हैं ना, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखते हैं मंडियों में या सार्वजनिक जगहों पे, ना ही लोग जो है वो मास्क पहनने की जहमत उठाते हैं। तो अगर ये चीज़ नहीं होती है, जैसे ही सरकार ने भी साफ कर दिया था, अगर लोग खुद का ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो एक बार फिर जो है पूरी तरीके से सरकार को लॉकडाउन लगाने के लिए सोचना पड़ेगा। अर्पिता, बिल्कुल रहिए जरा साथ। देखिए, मुंबई में कोरोना फिर से अपने पांव तेजी से पसार रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और ना ही घर से निकलने से कतरा रहे हैं। मलाड इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें वहां के एक बाजार में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। बाजार में हर तरफ लोग ही लोग नजर आए। भीड़ की वजह से वहां पैर तक रखने की जगह देखिए आप, नहीं दिखेगी आपको। यही नहीं, लोग भीड़ की वजह से एक दूसरे से टकराते दिखे। इस दौरान वहां कई ऐसे लोग भी दिखाई दिए जिन्होंने मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझा। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। मुंबई में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में जो सरकार है और बीएमसी है वो लगातार लोगों से निवेदन कर रही है कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर हाथ सैनिटाइज करें। इस वक्त मैं मलाड मार्केट में खड़ी हूँ और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है कि यहाँ पैर रखने तक की भी जगह नहीं है, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क पहनना भी सही नहीं समझ रहे हैं, और अगर उनसे कहा जा रहा है कि आप मास्क पहनिए तो वो हमारे साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं और वो मास्क पहनना सही नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में जो सरकार है उन्होंने लोगों से ये भी कहा था कि अगर लोग कोरोना वायरस से नहीं डरेंगे और चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो लॉकडाउन एक बार फिर करने की स्थिति आ जाएगी। और जिस हिसाब का यहाँ पे नज़ारा दिख रहा है, ऐसे में तो केसेस और भी बढ़ते जाएंगे, और अगर ऐसा ही माहौल चलता रहा तो एक बार फिर लॉकडाउन लगने की नौबत आ सकती है। तो यह हाल आपने मुंबई का देख लिया। जरा जल्दी से जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। भवानी हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। भवानी, जरा वहां की तस्वीरें दिखाई, क्या वहां लोग हैं जागरूक? देखिए अर्पिता, राजस्थान के अंदर पिछले 15 दिन में दोगुना हो चुके हैं केसेज, और इस वक्त जयपुर के प्लेटफॉर्म में राजस्थान में 6 राज्यों से जो आने वाले लोग हैं, खास तौर पर कोरोना प्रभावित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ से उनके लिए कोरोना जांच कंपलसरी कर दी गई। इसलिए जयपुर के प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि यहीं पर स्वास्थ्य विभाग ने की टीमें मौजूद है, और यहाँ पर अभी जैसे ही ये भोपाल से ट्रेन पहुंची और जैसे ही ट्रेन आई है उसके बाद में एक एक पैसेंजर्स की यहाँ पर यहीं पर जांच की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है रिपोर्ट है या नहीं है। अगर रिपोर्ट नहीं है तो आप देखिए कि उनको सैंपल लिए जा रहे हैं, और सैंपल लेने के बाद में ही उनको जाने दिया जा रहा है। ये सतर्कता, ये सावधानी जरूरी। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए। अच्छा, आपने पहले जाँच करवाई थी? बहुत पहले की, 2 दिन महीने पहले। अभी आपके सैंपल लिए, डिटेल ली सारी? हाँ, अभी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि लंबी कतार है यहाँ पर, और एक एक जानकारी किस तरीके से एक एक का यहाँ पर नंबर नोट किया जा रहा है, डिटेल ली जा रही है पैसेंजर्स की कि वो कहाँ से आए हैं। उसके बाद में उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और यहाँ पर, और उसके बाद में पूरी डिटेल जाँच की जा रही है। अब देख, कहाँ से आए आप लोग? मंदसौर से, एमपी। मंदसौर से आए। कोरोना जांच राजस्थान में आने के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी आप लाए? नहीं लेकर आए? लानी चाहिए। और आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। लोगों के अंदर एक जागरूकता चाहिए सबसे ज्यादा। कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा। मास्क नहीं लगा रखा आपने? लगाए थे सर, गाड़ी में गिर गया। गाड़ी, अच्छा, मास्क भी गाड़ी में छूट गया आपका, आपने भी नहीं लगा। तो आप तस्वीर देखिए कि कुछ जागरूकता आ रही है, कुछ लोगों ने लगा रखा लेकिन कुछ ने नहीं लगा रखा। आप लोग कहाँ से आए? नागदा। हाँ, नागदा से, यानी कि मध्य प्रदेश से। हाँ जी। आपने कोरोना की जांच कराई वहाँ मध्य प्रदेश में? नहीं कराई हुई है, पर वहीं है। रिपोर्ट नहीं लाई साथ में? टीका लगवा लिया था, टीका लगाया हुआ है हमारा। टीका लगा लिया, इसका मतलब रिपोर्ट फिर भी जरूरी है? नहीं। कब लगाया टीका आपने? 6 तारीख को।
आप बताएं क्या डिटेल नोट कर रहे हो, किन किन लोग जांच कर रहे हैं, सभी यात्रियों की या फिर जो 6 राज्य हैं उनसे? जी सर, अभी 6 राज्यों वालों की जांच हो रही है और इसमें हम इनका नाम, एज, मोबाइल नंबर, कहाँ से ये आ रहे हैं, इनका एड्रेस, सब कुछ नोट किया जा रहा है और उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। और उनके सैंपल लिए। ठीक है, ठीक है भवानी, जरा रहिए। देखिए, कुछ लोग जो लापरवाही कर रहे हैं वही लापरवाही दरअसल भारी पड़ती हुई दिख रही है और केसेस देखिए बढ़ रहे हैं। नागपुर का रुख कर लेते हैं। तुषार हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। तुषार, वहां पर जरा बताइए क्या स्थिति चल रही है, लोग जागरूक है, किस तरीके से उनकी चेकिंग हो रही है या ख्याल रखा जा रहा है? अर्पिता, अगर देखा जाए तो देश में ऐसे कुछ शहर है जहां काफ़ी ख़राब हालात है, उसमें नागपुर भी एक है। पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो नागपुर में 2500 के ऊपर मामले आए हैं। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है, इसके बावजूद भी बड़ी मात्रा में लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि लोग सवेरे से इधर उधर घूम रहे हैं, बाहर निकले अपने टू व्हीलर से घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, तो लोग अपने अलग अलग काम से नागपुर के सड़कों पर दिख रहे हैं। यही लोगों की लापरवाही का कारण है कि देश में जो सबसे हॉटस्पॉट शहर कोई है तो वो नागपुर है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 2500 के ऊपर मामले सामने आए और पिछले 12 दिन में अगर देखा जाए तो 18,000 के करीब मामले नागपुर में सामने आए हैं। हम देख सकते हैं कि ये कुछ नगर निगम के लोग हैं, आने जाने वालों को रोक रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रयास प्रशासन की तरफ से होना चाहिए उस लेवल पर दिखता नहीं है। यही एक कारण है कि लोगों में गंभीरता नहीं है और इसी के कारण मद्देनज़र बड़ी मात्रा में लोग सामने दिखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि लोग टू व्हीलर से घूमते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, बिगर काम से नागपुर के रास्तों पर उतरते हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद भी इतनी बड़ी आप भीड़ देख सकते हैं। यही एक कारण है कि प्रशासन का चिंता का विषय बना है। प्रशासन ने लाख प्रयास किए और कड़े निर्बंध लगाए, लेकिन लोग है कि सुनने को तैयार नहीं है। अभी प्रशासन और सख्त नियम लगाने की प्रयास कर रहा है नागपुर में। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। वहीं देखिए, सूरत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद प्रशासन अब एक्शन में आ गया है। सूरत में सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही चिड़ियाघर और पार्क भी आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सूरत प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए शहर के 21 रूटों पर बस सेवा भी रोक दी। साथ ही सभी ट्यूशन क्लास भी 1 हफ्ते के लिए बंद रखने को कहा गया है। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो महाराष्ट्र के साथ देश के कई राज्यों में कोरोना एक बार फिर बेकाबू होता दिख रहा है। उन्हीं में से एक राज्य है मध्य प्रदेश। राज्य में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजधानी भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। खतरे की घंटी तब बजी जब बजट सत्र के दौरान 5 विधायक और विधानसभा के 7 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए, जिसके बाद बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। यही नहीं, राज्य के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार को बंद रखा जाएगा। इन शहरों में जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतल और खरगोन शामिल हैं। इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन बाजार अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 1 हफ्ते तक क्वारंटीन भी किया जाएगा। पिछले 24 घंटे में राज्य में 800 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए, जिनमें इंदौर की अगर बात करें तो वहां से ही सिर्फ 264, जबकि भोपाल में करीब 200 मरीज मिले हैं। कोरोना बढ़ रहा है और बचाव का एक ही उपाय है, और वो उपाय है मास्क लगाए रखना। आप तो लगाओ, लेकिन घर में अगर मम्मी पापा भी लापरवाही करें, घर के अंदर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी पापा भी अगर बिना मास्क लगाए कहीं जाएं तो उनको टोकना जरूर। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति ने जिले के डीएम को चिट्ठी लिखकर मस्जिद से आने वाले अजान की आवाज से नींद में खलल पड़ने की शिकायत की है। वाइस चांसलर डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने प्रयागराज के डीएम को भेजी चिट्ठी में लिखा कि रोज सुबह लगभग 5:30 बजे मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान होती है, जिसकी आवाज से उनकी नींद में खलल पड़ती है। हालांकि वाइस चांसलर ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि वो किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है। साथ ही उन्होंने अपील की कि मस्जिद में बिना लाउड स्पीकर के भी अजान हो सकती है, ताकि बाकी लोगों की दिनचर्या पर असर ना पड़े। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके अपडेट के साथ। अजीत, देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, जिन्होंने बाकायदा डीएम प्रयागराज को एक चिट्ठी लिखी है अर्पिता, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब वो सोती हैं तो सुबह अजान होती है, जिससे उनकी नींद खराब हो जाती है, नींद में खलल पड़ जाती है, और
जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती हैं, दिन भर उनका सिरदर्द रहता है और कामकाज नहीं कर पाती। उन्होंने अपनी चिट्ठी में अपनी स्वतंत्रता वहीं खत्म होती है जहां मेरी नाक शुरू होती है, कई सारी बातों का उन्होंने उल्लेख किया और ये भी कहा कि अजान बगैर लाउड स्पीकर की भी हो सकती है जिससे दूसरों की दिनचर्या प्रभावित ना हो। उन्होंने बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक PIL का 570/2020 का भी जिक्र किया है कि बड़े स्तर पर जो है इसको रोकना चाहिए। लाउड स्पीकर की तेज आवाज की वजह से लोग काफी परेशान हो जाते हैं। उन्होंने बाकायदा कमिश्नर, IG, DIG को चिट्ठी लिखी। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया जरूर आनी शुरू हो गई। अर्पिता, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मौलाना साहब अब्बास हैं, सिया धर्म गुरु हैं, कि अजान सिर्फ 2 से 5 मिनट की होती है और ये गलत है। आरती को भी कहना चाहिए। तो कई सारे जो सवाल हैं वो अब खड़े होने लगे हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिर ये जो चिट्ठी है इस पर क्या कार्रवाई होती है और जो विपक्षी दल है वो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि जो मुस्लिम धर्मगुरु है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। अर्पिता, बिल्कुल। और देखिए, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं जिन्होंने जिले के DM को बाकायदा ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि मस्जिद से जो आने वाली अजान की आवाज है उससे नींद में खलल पड़ती है, इसकी उन्होंने शिकायत की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रोज ये जो लाउड स्पीकर से अजान पढ़ी जाती है इसको बिना लाउड स्पीकर के भी पढ़ा जा सकता है। उन्होंने यहाँ ये भी जिक्र किया कि वो किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है। लेकिन अजीत, देखिए जैसा आप भी बता रहे हैं, अब कई लोग हैं जो इस पर आवाज उठा रहे हैं और वही दौर एक याद आ रहा है जब सोनू निगम ने भी कुछ ऐसी ही कंप्लेंट की थी। अजीत का रुख करें उससे पहले जरा ये 2 तस्वीरें भी देख लीजिए। एक बार फिर से अजीत से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति जिन्होंने DM को चिट्ठी लिखकर मस्जिद से आने वाले अजान की आवाज से नींद में खलल पड़ने की शिकायत की है। वाइस चांसलर डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने प्रयागराज के DM को भेजी ये चिट्ठी और ये लिखा कि रोज सुबह लगभग 5:30 बजे मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान होती है जिसकी आवाज से उनकी नींद में खलल पड़ जाती है। हालांकि वाइस चांसलर ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि वो किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है। साथ ही उन्होंने अपील की कि मस्जिद में बिना लाउड स्पीकर के भी अजान हो सकती है ताकि बाकी लोगों की दिनचर्या पर असर ना पड़े। इसको लेकर कई प्रतिक्रियाएं अब सामने आने लग गई हैं। कई मुस्लिम संगठन है जो खुलकर सामने आ गए और ये कह गए कि आखिरकार आरती को लेकर सवाल क्यों नहीं उठाते। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजीत, देखिए अब सवाल उठने का दौर भी इस पर शुरू हो गया। अभी कुछ इस पे DM की तरफ से कहा गया है क्या? देखिए, बिल्कुल जिलाधिकारी प्रयागराज से हमारी बात हुई तो उनका पूरे मसले की हम जो परीक्षण है उसको करा रहे हैं। अभी हालांकि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन कोशिश जरूर की जा रही है कि संगीता श्रीवास्तव और DM की तरफ से कुछ उनके वक्तव्य सामने आए। लेकिन जो मुस्लिम स्कॉलर है उनका साफ तौर पर कहना है, मौलाना सैफ अब्बास है, कि अजान सिर्फ 2 से 5 मिनट की होती है और यह गलत है। आरती को भी इनको कहना चाहिए, वो भी तो सुबह ही होती है। शिक्षा से जुड़े लोग इस तरह से बात करते हैं तो बेहद अफसोसजनक है। मुझे लगता है कि उनको यह दरख्वास्त वापस लेनी चाहिए। यानी जो सैफ अब्बास है, सिया धर्म गुरु है, उन्होंने नसीहत दे डाली है कि अगर करते हैं तो आप आरती को भी इसमें शामिल करिए, वो भी सुबह होती है। और शिक्षा से जगत से जुड़े लोग अगर ये सवाल उठाते हैं तो काफी गलत होगा। उन्हें अपनी जो दरख्वास्त है, जो उन्होंने शिकायती पत्र दिया, वो वापस लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रवक्ता है अर्पिता, उनका साफ तौर पर कहना है, जो मनीष शुक्ला है, कि जो संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो। अगर ऐसा होता है तो प्रयागराज के जो कुलसचिव हैं, लाउड स्पीकर की आवाज से जो समस्या होती है उस पर प्रयागराज के जिलाधिकारी को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यानी बीजेपी कहीं ना कहीं संगीता श्रीवास्तव के साथ खड़ी है, जबकि जो और विपक्षी दल हैं या मुस्लिम स्कॉलर हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, कई बयान भी सामने आए, लेकिन फिलहाल अभी DM की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। इस पर नजर बनी रहेगी। अब एक बार फिर से कोरोना की स्थिति पर बात कर लेते हैं। तमाम सहयोगी देखिए हमारे साथ ग्राउंड पर मौजूद हैं और ग्राउंड की स्थिति दिखा रहे हैं कि वाकई क्या लोग जब केसेस बढ़ रहे हैं तो जागरूक हुए हैं क्या। जल्दी से रुख मनोज का कर लेते हैं, भोपाल से वो हमारे साथ है। मनोज, जरा भोपाल की भी तस्वीरें दिखा दीजिए। लोगों में जागरूकता दिख रही है? लोगों में जागरूकता की कमी तो देखिए सामने सरकार की तरफ से किस तरह से होर्डिंग लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाकायदा मास्क लगाकर यहाँ लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने बगैर बाहर मत निकलिए। लेकिन अभी हम इसी चौराहे पर, भोपाल का ये व्यापम चौराहा है, इस चौराहे पर लगातार हम लोगों को देख रहे थे कि कुछ लोग तो देखिए सामने जैसे वो गाड़ी जा रही है, लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि भोपाल में अब 5% से ज़्यादा की दर से जो पॉजिटिविटी रेट है, संक्रमण दर है, उससे आगे बढ़ रहा है। आप बाकायदा मास्क लगा के गाड़ी से निकले हैं और ये लोग मास्क नहीं पहनते, उनसे क्या कहेंगे? उनको ये कहेंगे कि सीखने को मिले, मास्क से पहले और बीमारी से बचे। आने वाले दिनों में सभी को परेशानी इससे। लेकिन आपके साथ सारे बुजुर्ग लोग यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये कितना मुश्किल होता है अगर लोग ध्यान नहीं रखते तो? मुश्किल तो होगा सर, अभी ये लोग ध्यान ही नहीं रख रहे तो इसका असर भी पड़ रहा है। दूसरे लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ रही है इनके कारण।
देखिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए ऑटो में 4 लोग जा रहे हैं। ऑटो में ड्राइवर साहब अब हमको देख के पहनेंगे मास्क, उन्होंने पहन लिया। ये 4 लोग बैठे हैं, देखिए सबके पास है। देखिए अब देखिए एक एक करके बैग में हाथ जाने लगे, किसी का अपने हाथ, देखिए ये बैग से ये निकल गया, इनकी जेब से भी निकल गया। बस एक शख्स है जो कि अच्छे से मास्क लगा कर बैठे थे। तो ये जो लापरवाही है, सबके पास मास्क है, आपके पास मास्क है फिर भी क्यों नहीं पहने थे आप? ये लेट हो रहे थे, जल्दी जल्दी में निकले। अच्छा, मास्क के 2 सेकंड में लेट हो जाती। आपका बहाना और बता दीजिए। मुझे घुटन होती है, मैं 24 घंटे ही लगा के कोर्ट में बैठे रहती, इसलिए मैं जेब में रख के आ गई। आप बता दीजिए, लोगों को पता रहना चाहिए कि मास्क ना पहनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जल्दी में नहीं लगा हुआ है। देखिए एक कारण है जल्दी में, एक को घुटन हो रही है, और ये इस तरह के तमाम बहाने आपको सुनने के मिलेंगे। लेकिन मास्क पहनने में लोगों को तकलीफ हो रही है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी मेरी बात हो रही थी CMHO जो मेडिकल सोर्सेज हैं बिल्कुल। देखिए मनोज, ये बहाने तो आपने सुना दिए, और देखिए किस किस तरीके के नए नए बहाने लोग लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोरोना ऐसे ही बढ़ा तो सरकार के पास कोई बहाना नहीं होगा, सीधे लॉकडाउन होगा, और उसी लॉकडाउन की स्थिति से लोगों को 2-4 भी होना पड़ेगा एक बार फिर से। वहीं महाराष्ट्र के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पंजाब से सामने आ रहे हैं। वहां पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के करीब 1850 मरीज मिले, 38 लोगों की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने रूपनगर जिले में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया। इस तरह राज्य के 9 जिलों में अब तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। इन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उनमें मोहाली, फतेहगढ़, साहिब पटियाला, जालंधर, कपूरथला, नवाशहर, होशियारपुर, लुधियाना और रूपनगर शामिल है। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो जहां देखिए पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी चिंता बढ़ रही है क्योंकि लोग देखिए बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। वहीं पटना की स्थिति क्या है वो समझ लेते हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए बिहार में कोरोना के मामले तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन होली के मौसम में लाखों की संख्या में बिहार लोग पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक खास व्यवस्था की गई है कि पटना एयरपोर्ट पर, बस अड्डा पर और हवाई अड्डा पर जो लोग भी पहुंचने वाले हैं उनके लिए जांच की व्यवस्था की गई है। और आज से 24 घंटे यह जांच यहां पर होगी। जो भी खासकर प्रभावित राज्यों से आएंगे, पंजाब, उसके अलावा महाराष्ट्र, केरल से आने वाले जो भी लोग हैं उनकी जांच की जाएगी। और इसको लेकर आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकती हैं, यहाँ पर कोविड जांच की व्यवस्था की गई है और फोर्स की भी तैनाती की गई है। साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि जो लोग भी खासकर पंजाब, महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोग हैं उन लोगों पर नज़र रखी जाएगी और उनके पास से यह चेक किया जाएगा कि क्या उनके पास कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर उनके पास नहीं है तो फिर उनकी यहीं पर एंटीजन जांच होगी और जो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको सीधे क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। तो माना जा रहा है कि जो लाखों की संख्या में बिहार के बाहर से आने वाले लोग हैं वो जब गांव पहुंचेंगे और अगर कोरोना पॉजिटिव रहेंगे तो हो सकता है कि उससे कोरोना फैले। ऐसे में यह एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए हैं। और यह आज से 24 घंटे पटना स्टेशन और बिल्कुल, यानी चंद्रमोहन ये पटना की स्थिति हम देख रहे हैं जहां पर देखिए एहतियात लोग नहीं बरत रहे हैं, जिससे काफी लापरवाही हो सकती है और कोरोना केसेस भी आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। और अब बात बंगाल में चल रहे सबसे बड़े दंगल की। बंगाल चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले खूनी खेल जारी है। हुगली में बीजेपी का एक कार्यकर्ता गोली लगने से घायल हुआ। गोली मारने का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है। घायल बीजेपी कार्यकर्ता का नाम प्रशांत राय है। फिलहाल चंदननगर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बंगाल में खूनी खेल जो है वो जारी है।
टीएमसी पर हमले का आरोप लगा है। जो घायल हुए हैं कार्यकर्ता, उनका सीधे तौर पर कहना है कि कुछ लोग टीएमसी से जुड़े हुए ही थे जिन्होंने उन पर हमला किया। फिलहाल पुलिस अब दोनों ही एंगल पर, क्योंकि जो बीजेपी कह रही है और जो टीएमसी कह रही है, उसको लेकर अभी जांच कर रही है। लेकिन ये पहली घटना देखिए बंगाल में नहीं है, ऐसी लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर कई आरोप टीएमसी पर लगते हैं तो कई आरोप बीजेपी पर भी लगते हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, और उसी के साथ साथ टीएमसी पर आरोप लगा है कि टीएमसी के ही कुछ लोग पहुंचे थे और उन पर यह हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों ही पहलुओं पर जांच कर रही है। दरअसल कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब बंगाल से राजनीतिक पार्टियों के बीच झड़प की खबरें ना आती हों। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में मंगलवार को बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया। मामला बंगाल के बोलपुर की है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता बापी अंकुरे का शव मिला। बीजेपी ने इस हत्या के लिए सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। इन सब के बीच सवाल ये कि बंगाल में चुनावी हिंसा पर नकेल कब लगेगी। तो बोलपुर में ये जो हत्या हुई उसके बाद अब सवाल कई उठने शुरू हो गए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से चुनाव अब नजदीक आ रहा है, क्या ऐसे ही घटनाएं बढ़ेंगी, इस पर लगाम आखिरकार कैसे लगेगा। लेकिन यहाँ आरोप का दौर जो है वो जरूर जारी है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाती है और टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाती नजर आ रही है। तो बंगाल में सियासी बाजी मारने के लिए बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनावी दंगल जारी है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में स्मृति ईरानी आज 3 रैलियां करेंगी। स्मृति की रैली आज सलतोरा, चांदीपुर और पिंगला के गोकुलपुर में है। तो वहीं शहनवाज हुसैन और रवि किशन भी आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी आज झारग्राम में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। तो आज जहां देखिए रैलियों का दौर होने वाला है, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से कमान स्मृति ईरानी संभालेंगी, वहीं खुद ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर लगातार रैलियां कर रही हैं। और आज भी देखिए 3 रैलियां उनकी होनी है। बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होगा या नहीं, ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की सियासी रणनीति में परिवर्तन जरूर आ गया है। जो ममता हर मंच से धर्मनिरपेक्ष राजनीति का नारा लगाती थी, वो अब चुनावी रैलियों में देवी दुर्गा के मंत्र और चंडी पाठ करने लगी है। क्या ये बंगाल में सत्ता परिवर्तन रोकने की ममता की कोशिश है? क्या बीजेपी जिस हिंदुत्व के दम पर राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहती है, उसमें नाथ संप्रदाय सबसे अहम भूमिका निभाएगा? इन सवालों के जवाब आपको बंगाल में नाथ संप्रदाय से जुड़ी सामाजिक और राजनीतिक विरासत के इतिहास में मिलेगा। स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम नाम की धुन सांसारिक कष्ट दूर कर देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम सामाजिक दूरियां मिटाने वाला माना जाता है। जय जय श्री राम। लेकिन यह भी सच है कि बंगाल में बीजेपी हिंदुत्व के रामबाण से 200 प्लस वाला मिशन पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण के दांव में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर की तरह बंगाल में आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राम के नाम की ताकत का एहसास कराते हैं, गौरक्षा का संकल्प दोहराते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, यहां का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। 2 मई के बाद बंगाल में योगी आदित्यनाथ की सियासी भूमिका का दायरा बहुत बढ़ जाता है जब वो यहां फैले नाथ संप्रदाय और भारत सेवाश्रम संघ से जुड़ जाते हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय ने
खुद को सिर्फ मठों, आश्रमों और शिव भक्ति तक ही सीमित नहीं रखा है। बंगाल में सक्रिय भारत सेवाश्रम संघ का नाथ संप्रदाय से नाता है। 1917 में स्वामी प्रणवानंद ने कोलकाता में नाथ सेवाश्रम संघ की स्थापना की। स्वामी प्रणवानंद योगीराज गंभीर नाथ के शिष्य थे। गुरु गंभीर नाथ ने गोरक्ष पीठ में दीक्षा प्राप्त की थी। योगीराज गंभीर नाथ ने बंगाल को मानव सेवा का केंद्र बनाया। बाबा गंभीर नाथ के बाद महंत दिग्विजय नाथ ने परंपरा जारी रखी। उनके बाद महंत अवैधनाथ ने भी संघ की गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया। अब योगी आदित्यनाथ सेवाश्रम संघ और नाथ संप्रदाय की परंपरा के वाहक हैं। बंगाल समेत देश भर में सेवाश्रम संघ मानव सेवा के कार्य करता है। नाथ समुदाय से जुड़ी संस्थाओं की पहचान सामाजिक कल्याण की है। कि ये जो भगवान कपिल मुनि जी हैं, यहाँ गोरक्षनाथ जी के शिष्य बने हैं। इस क्षेत्र के वासियों से जो लोग यहाँ पुराने हैं, जिनको पूर्णता से इस क्षेत्र का और इस स्थान का ज्ञात है, वो भी यही कहते हैं कि कपिल मुनि महाराज जी यहाँ शिष्य बने थे। तो इसके बाद फिर पासकोड़ा में गए थे। पासकोड़ा के बाद गंगा सागर में जो पावन स्नान चलता है हमारा, हर्षोल्लास से चलता आ रहा है। और ये जो धूना की जो बताई है गोरखनाथ जी की, ये भी हजारों वर्ष पुरानी बताते हैं। कोलकाता, मिदनापुर और हुगली में नाथ संप्रदाय के शीर्ष मंदिर हैं। वहीं बंगाल और असम में नाथ संप्रदाय से जुड़े लाखों लोग रहते हैं। नाथ संप्रदाय से जुड़े सेवाश्रम संघ में कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी प्रणवानंद के दर्शन किए। प्रणवानंद ने दक्षिण 24 परगना में जिस गंगा सागर की स्थापना की थी, वो आज हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ होने के साथ साथ बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण का केंद्र भी बन गया है। क्योंकि शाह के बाद ममता ने भी गंगा सागर के दर्शन किए और यहाँ की महिमा का गुणगान किया था। नाथ संप्रदाय और सेवाश्रम संघ समेत बंगाल में 10,000 सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ बीजेपी ने मिलकर सियासी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। करीब 10,000 छोटे और बड़े सामाजिक और धार्मिक संगठनों को एकत्र कर बीजेपी हिंदू वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। इसमें नाथ संप्रदाय और भारत सेवाश्रम संघ सबसे बड़े नाम हैं। बंगाल में नाथ संप्रदाय के साथ योगी आदित्यनाथ के गहरे रिश्ते की वजह से इसके सियासी असर की उम्मीद की जा रही है। बंगाल और गोरखपुर की गोरक्षनाथ पीठ के बीच गुरु शिष्य की लंबी परंपरा रही है। गोरक्ष पीठ से जुड़े गुरुओं के लाखों अनुयायी बंगाल में अलग अलग संस्थाओं, मठों, मंदिरों और आश्रमों से जुड़े हैं। कोलकाता में गोरखनाथ मंदिर, मिदनापुर में सिद्धनाथ मंदिर, हुगली में जटेश्वर नाथ मंदिर नाथ पीठ का हिस्सा है। नाथ परंपरा में शैव और वैष्णव दोनों का महत्व है। बंगाल में शैव और वैष्णव दोनों नाथ समुदाय से जुड़े हैं। बंगाल में गुरु गंभीर नाथ ने लाखों शिष्यों को दीक्षा दी। योगीराज गंभीर नाथ के लाखों शिष्य पूरे राज्य में हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के लिए प्रभावशाली हैं। नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग अपनी मान्यता के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। ऐसे में बंगाल की रैलियों में जुटने वाली भीड़ के बीच योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में बयान दे रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर भी बननी चाहिए और जो परिवर्तन देख रहा है, जनता में जो उत्साह दिख रहा है, माता और बहनों में जो उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है और जिस मजबूती के साथ आज बंगाल का युवा खड़ा हुआ है, इसको देखते हुए विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि 2 मई की तिथि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तिथि होगी। योगी आदित्यनाथ पर नाथ संप्रदाय से जुड़े बंगाल के करीब 80 लाख लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की जिम्मेदारी है। बंगाल में बीजेपी जो परिवर्तन चाहती है वो नाथ संप्रदाय के दम पर काफी आसान हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी भी सत्ता परिवर्तन रोकने के लिए अपने सियासी मंच से हिंदुत्व की धुन सुना रही हैं। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते।
नाथ संप्रदाय की मान्यताएं गोरखपुर से लेकर बंगाल तक एक जैसी हैं। आस्था, भक्ति, सेवा भाव और संस्कृति में कोई फर्क नहीं। बीजेपी की कोशिश है कि योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय के संवाहक हैं, उसके जरिए वो सत्ता परिवर्तन का रास्ता तैयार करें। इसलिए बीजेपी मंदिर मठों की परिक्रमा कर रही है, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ अपने नाथ संप्रदाय के पूरे वोट बैंक को बीजेपी की ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय के 80 लाख लोगों का योग बीजेपी से हो गया तो राजयोग तय है। बच्चे चाहें तो देश बदल दे, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दे। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 13 मार्च को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए सबसे मुश्किल वाद्य में से एक वायलिन की वो कलाकार जो विदेश के भी सुर के झंडे गाड़ चुकी हैं। मिलिए गोवा की 14 साल की एंथिया डियाज से। सिर्फ 6 साल की उम्र में वायलिन बजाने की दीक्षा ले रही एंथिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रसिद्धि पाने वाली सबसे छोटी भारतीय वायलिन वादक है। रोज 4 घंटे रियाज करने वाली एंथिया प्रोग्रेसिव म्यूजिशियन के अंतर्राष्ट्रीय पियानो, वायलिन और गिटार कंपटीशन में भाग लेने और सिल्वर जीतने वाली इकलौते हिंदुस्तानी है। और अब जल्द ही वो न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेगी हॉल में वायलिन बजाने वाली सबसे छोटी भारतीय भी बनने जा रही है। एंथिया ने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से प्रतिष्ठित लेवल 4 डिप्लोमा किया है। वो कठिन से कठिन वेस्टर्न क्लासिकल कंपोजिशन भी बखूबी बजा लेती है। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए भारत की वायलिन गर्ल से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।